हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कार्तिक और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपनी 11th और 12th क्लास में हो, आप ये चूज़ करना चाह रहे हैं कि भाई जब मैं कनाडा जाऊँ 12th के बाद तो मैं बैचलर्स करूँ या डिप्लोमा करूँ, तो उसमें से आपको क्या करना चाहिए। मेरा भी ये काफ़ी बड़ा डायलेमा था जब मैं अपनी 12th क्लास में था कि भाई मुझे क्या करने के लिए जाना चाहिए, मुझे डिप्लोमा के लिए ऑप्ट करना चाहिए या बैचलर्स के लिए करना चाहिए, किस में कितने पैसे लेंगे, किसका क्या बेनिफिट्स है। तो मैंने भी काफ़ी रिसर्च करी थी उस टाइम और ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 8 पॉइंट बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कनाडा में आपको क्या लेके आना चाहिए, मतलब आपको डिप्लोमा करने आना चाहिए या बैचलर्स करने आना चाहिए। और इस वीडियो के एंड तक आपके लिए काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि किसके क्या बेनिफिट्स हैं, किसके क्या बेनिफिट्स नहीं हैं, और उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन बना सकते हो। ठीक है। ऑल्सो इस वीडियो के आखिर तक रुकना, क्योंकि मैं आपको एक कनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट बताऊंगा जिसके अंदर आप जाके चेक कर सकते हो कि आप अगर किसी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। उसके अंदर अगर आपने बैचलर्स कर रखी है तो आपकी क्या क्या कैसी सैलरी दिख सकती है, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपकी कैसी सैलरी दिख सकती है, क्योंकि डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है। मगर वो सारा कुछ हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। फॉर नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो भाई पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है कॉस्ट का। ठीक, खर्चा कितना होगा, क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप आ ही नहीं सकते हो जो कोर्स आपको करना है उसके लिए। ठीक है, अनलेस आपने लोन लिया है, लोन अप्रूव हुआ है, वो सारी चीज़ें, काफ़ी सारी कंडीशंस रहती हैं। ठीक है। तो पहले ये चीज़ की बात कर लेते हैं कि कॉस्ट कितना है, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर लोग जो इंडिया से कनाडा में आते हैं वो मैक्सिमम मिडिल क्लास लोग होते हैं अपने। ठीक है, उनको ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का। तो डिप्लोमा की जो फ़ी है वो वेरी करती है लगभग $17,000 से लेके $22,000 के आसपास एक साल की। तो अपना 2 साल में लगा लो, आपने बढ़िया डिप्लोमा किया, $22,000, $44,000 में आपका 2 साल का डिप्लोमा हो गया है। ठीक है। अब बैचलर्स की बात करें, बैचलर्स की फ़ी काफ़ी वेरी करती है, वो करती है 25,000 कनेडियन डॉलर से लेके 40,000 कनेडियन डॉलर के आसपास। ठीक है। अब आपको बैचलर्स करनी है, अगर आप $25,000 भी लेते हैं तो आपका 4 साल के अंदर $100,000 हो गए। और अगर किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, इनमें से किसी से भी आप कर रहे हो तो आपकी फ़ी लगा लो 30-40,000 के आसपास लगा लेते हैं। $40,000 चार से मल्टीप्लाई कर दिया उसको तो $1,60,000 हो गया। ठीक है। तो जो फ़र्क है वो फ़र्क बहुत ज़्यादा आपकी फ़ीस के अंदर। बस उसके अंदर थोड़ा बहुत बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं स्कॉलरशिप्स वगैरह के बैचलर्स में, वो आपको मैं बाद में जाके बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, वो अलग पॉइंट है। मगर आपको एक आइडिया देने के लिए काफ़ी फ़र्क है फीस, अगर आपको डिप्लोमा करके आना है या फिर आपको बैचलर्स करने के लिए आना है। ठीक है। और अगर आपको चेक, जैसे आपने कुछ एक कॉलेजेस अपने शॉर्ट लिस्ट ऑलरेडी कर लिए हैं। ठीक है। जैसे मैंने जो शॉर्ट लिस्ट किया था, मेरा था सेट था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी था। ठीक है, उसके अंदर आप सिंपली जाके चेक कर सकते हो किस कोर्स की कितनी फ़ी है और कितना पर सेमेस्टर लगेगा उस कोर्स के लिए। और उससे आपके लिए डिसीजन बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने आपको डेटा दिया वो रेंजेस है। ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस के डिप्लोमा की अलग फ़ी होगी, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की अलग होगी, नर्सिंग की अलग होगी। तो इसके अंदर काफ़ी वेरी करता है। तो जिस कोर्स के लिए आप आना चाह रहे हो उस कोर्स के लिए प्रॉपरली आप रिसर्च करो। ठीक है। और पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, इसके अंदर पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आप कॉलेजेस को शॉर्ट लिस्ट कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो उस वीडियो को जाके देखो। और उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कॉलेजेस हैं उनके फीस कंपेयर करो, उनकी कॉस्ट कंपेयर करो। चलो भाई, दूसरा पॉइंट जो आता है इसके अंदर वो आता है कि एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, चलो पैसे हैं आपके पास, अब एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं। आप उन या डिप्लोमा करने आ रहे हो या बैचलर्स करने आ रहे हो, आप उसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है बाबू, यहाँ पर ऐसा नहीं चलता कि भाई चाचा विधायक है हमारे और अपना एडमिशन हो गया। यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, कहीं दिमाग में तुम्हारे ऐसी बात आ रही हो। तो भाई साफ सी बात ये रहती है कि डिप्लोमा की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, वो यूजुअली लीनियंट होती हैं। और बैचलर्स की रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो ज़्यादातर थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं डिप्लोमा के कंपैरिजन में। ठीक है। तो उस चीज़ का काफ़ी फर्क पड़ता है। और बैचलर्स के अंदर ये भी होता है कि भाई वो लोग काफ़ी ध्यान देते हैं कि आपकी 12th में परसेंटेज कितनी आई थी। ठीक है। और बैचलर्स के लिए ज़्यादातर आपको ज़्यादा परसेंटेज चाहिए होती है एज कम्पेयर टू डिप्लोमा, और आइल्स का भी सेम रहता है।
आइल्स में जैसे आपको 6 बैंड आ गया, आपके डिप्लोमा में हो गया आपका एडमिशन, बैचलर्स के लिए 6.5 बैंड हो गए। ठीक है, वो डिपेंड करता है अलग अलग कोर्सेज के लिए, किसी के लिए काफ़ी कम चाहिए होते हैं, किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, तो वो आपको अपना रिसर्च करना पड़ेगा प्रॉपरली। मगर ऑन अ नॉर्मल बेसिस डिप्लोमा में रिक्वायरमेंट्स इजी होती हैं, बैचलर्स में मुश्किल होती हैं। अब तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है स्कॉलरशिप का। ठीक है, अब सिंपल सी बात बताओ तो मैं तुम्हें कि बैचलर्स जो ज़्यादातर होता है, बैचलर्स यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और डिप्लोमाज जो होते हैं वो यूजुअली कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं। आजकल ऐसा भी है कि भाई बैचलर्स कॉलेजेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बैचलर्स कॉलेजेस के थ्रू भी कर सकते हो। मगर अगर हम स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ का जो ग्रांट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के पास जैसे $1 लाख हो गए, ठीक है, उन्हें वो देने ही देने हैं स्कॉलरशिप्स के अंदर, तो वो काफ़ी उनका जो अमाउंट रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है। ठीक है, तो आपके अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए एज कम्पेयर टू कॉलेजेस में बहुत छोटे मिलेंगे। और ज़्यादातर कॉलेजेस में जो आपको अवार्ड्स और स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती हैं वो मिलते हैं कि आप ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर यहाँ पर आप कनाडा में ऑलरेडी आ चुके हो, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप वगैरह ग्रांट वगैरह मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है स्कॉलरशिप्स के बारे में। अब देखो, जैसे आपके पास फंड्स नहीं है, ठीक है, महंगी बहुत है बैचलर्स। ठीक है, मैंने कुछ एक लोगों को ये भी देखा है कि भाई उनकी टोटल फी थी $1,20,000। ठीक है, उनको $60,000 की स्कॉलरशिप मिल गई है बैचलर्स के लिए। ठीक है, मास्टर्स में और भी ज़्यादा रहती हैं स्कॉलरशिप्स, मगर आज हम मास्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम डिप्लोमा वर्सेस बैचलर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी बैचलर्स मिलती है और आपको 4 साल स्पेंड करने हैं, तो उसके बेसिस पे आप स्कॉलरशिप ले सकते हो। ठीक है, और अपना बैचलर्स करने के लिए भी आ सकते हो। ठीक है, टोटली योर डिसीजन। मगर ये पॉइंट रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था कि भाई स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा नहीं होंगी और बैचलर्स के लिए ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है स्कॉलरशिप्स की एज कम्पेयर टू डिप्लोमा। दैट्स इट। अब चौथा बहुत छोटा सा पॉइंट है, वो है ड्यूरेशन का। सबको पता ही होगा अभी तक कि भाई डिप्लोमा आपका ज़्यादातर 2 साल का होता है और आपकी बैचलर जो होती है वो 4 साल की होती है। तो इस पॉइंट के अंदर ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है। बाकी इस ड्यूरेशन से रिलेटेड मैं आपको पीआर टॉपिक के अंदर थोड़ा बहुत और बताऊंगा, जिससे कि आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो भाई अगली बात करते हैं, जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है कि पीआर का। ठीक है, अब ज़्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स कनाडा में आ रहे हैं 11th और 12th के बाद, उन्हें पीआर करने के लिए ही आना है, क्योंकि वो पढ़ाई करने के बाद इंडिया वापस तो जा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा पॉइंट रहता है और ये हैंड इन हैंड जाएगा ड्यूरेशन के साथ, जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, अब ड्यूरेशन की बात करते हैं। डिप्लोमा 2 साल का, बैचलर्स 4 साल की। ठीक है, आप पीआर के लिए किस तरह का दिखेगा आपको, जैसे आपका 2 साल का डिप्लोमा है। ठीक है, आपको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिल गया, उसके अंदर आपने 2 साल काम किया लगभग। ठीक है, ज़्यादातर 2 साल में लोगों की रिक्वायरमेंट्स मेट हो जाती हैं और उसके बाद आप अपना पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट सारी मीट हो रही हैं तो टोटल ड्यूरेशन कितना लगा लो, आप 18 साल के थे जब आप कनाडा में आए। ठीक है, 20 साल के हो गया, आपका बैचलर्स आपकी डिप्लोमा खत्म हो गया और 2 साल के अंदर और आप पीआर के लिए एलिजिबल हो गए, तो 22 साल की उम्र में आप पीआर के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं बैचलर्स की। बैचलर्स में आप 18 साल के आए। ठीक है, 4 साल आपने पढ़ाई की, 22 साल के हो गए, 2 साल आपको एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए लगा। ठीक है, तो आप हो गए 24 साल के। तो आप 24 साल के जब हो गए तब आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पूरी होंगी। ठीक है, तो डिफरेंस रहता है। पीआर और ड्यूरेशन की बात करें, पीआर आपको डिप्लोमा रूट से जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि जितने भी यंग लोग होते हैं उनके सीआरएस स्कोर आपकी एज के बेसिस पे भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं भी कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपना जो भी आपका प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम है, जैसे अल्बर्टा में था AINP, तो मैंने AINP के थ्रू अप्लाई किया था और मेरी पीआर आ गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना आप ड्यूरेशन और पीआर का। तो 6th पॉइंट जो आता है वो आता है आपका एक्सपोजर और नेटवर्किंग का। सिंपल सी बात है कि अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट्स ज़्यादा होते हैं, उनके कैंपस होते हैं, तो इवेंट्स ज़्यादा होंगे, आपके पास नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू कॉलेजेस, जिनके अंदर इवेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में थोड़े कम होते हैं और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होती थी। ठीक है, मैंने देखा है आजकल कॉलेजेस भी compete कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ कि वो बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट्स करें, और काफ़ी सारी जो रेगुलर इवेंट्स भी होते हैं आपके यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर, वो भी काफ़ी ज़्यादा करें।
तो ये पॉइंट फिर भी यूनिवर्सिटी को ही जाएगा क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है। मगर मेरा ये मानना है कि यार आप कॉलेज में भी आ रहे हो अपना डिप्लोमा करने के लिए, कॉलेज का छोड़ो, कॉलेज में तो अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास नेटवर्किंग की और अपना इवेंट्स वगैरह अटेंड करने की, और अपने बुक क्लब हो गए, ठीक है, और कई तरह के क्लब्स होते हैं, ठीक है, टेबल टेनिस क्लब हो गया या क्रिकेट क्लब हो गया, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो दोनों यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उनका अमाउंट ज़्यादा होता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मगर मेरा ये मानना है कि अगर आप कॉलेज में भी आ रहे हो तो काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर विच आर ओपन टू पीपल फ्रॉम लाइक स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो वो आप अटेंड भी कर सकते हैं, और काफ़ी सारे इवेंट्स वो भी होते हैं जो आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ना भी हों, वो बाहर हों। ठीक है, तो आप उनको अटेंड करने पे जा सकते हो। तो मेरा तो ये मानना है, कुछ एक लोग यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं और अपना इवेंट्स को फिर भी अटेंड नहीं करते, या शाय हैं, या उनका मन नहीं है, जो भी है, लेजीनेस है, जो भी है। और कुछ एक लोग कॉलेजेस में होते हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट के मुकाबले भी ज़्यादा नेटवर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, यूनिवर्सिटी जीतती है डेफिनेटली। ठीक है, यूनिवर्सिटी में ज़्यादा अवेलेबल है, मगर ये पर्सन टू पर्सन बेसिस पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है तो आप जाके नेटवर्किंग वैसे भी कर सकते हो। तो सेवन्थ पॉइंट जो आता है वो आता है जॉब्स का। ठीक है, जॉब अवेलेबिलिटी कैसी रहती है अगर आपने बैचलर्स करी है या फिर आपने डिप्लोमा किया है। तो ये तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर आपने बैचलर्स किया है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेंगी, आप ज़्यादा जॉब्स के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, वो डेफिनेटली केस है कि भाई बैचलर्स का कोई कंपैरिजन नहीं है डिप्लोमा से उन केसेस में। और ज़्यादातर बैचलर्स के बाद आपको अगर आपकी प्रॉपर नेटवर्किंग है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एंट्री लेवल जॉब से ही स्टार्ट करोगे, आप सेकंड या थर्ड लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मगर और ज़्यादातर डिप्लोमा वालों को एंट्री लेवल जॉब्स मिलती हैं इनिशियली। ठीक है, मगर सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है, हर वीडियो में सिर्फ बोलता हूँ कि भाई अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी है, अगर आप लोगों को जानते हो, तो आप जैसे दो लोगों ने जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, एक बंदे के पास बैचलर्स है, एक बंदे के पास डिप्लोमा है, मगर डिप्लोमा वाले बंदे के पास रेफरल है उस कंपनी से, तो 90% चांसेस ये रहते हैं कि जिस बंदे के पास डिप्लोमा है और वो रेफरल के थ्रू आ रहा है तो उसको जॉब मिलेगी, बैचलर्स वाले को नहीं मिलेगी। ठीक है, ज़्यादातर मैंने यही देखा है कंपनीज में, मेरी कंपनी हो या मेरे दोस्तों की कंपनी हो, उसके अंदर मैंने सिर्फ यही देखा है। ठीक है, रेफरल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। मगर बाकी आप ये होगा आपका इनिशियल स्टेजेस में। ठीक है, आप 5-6 साल अपना करियर आपने स्टार्ट ही किया है, उसके अंदर होता है कि आप सरपास कर सकते हो बैचलर्स वाले बंदे को, मगर ओवर टाइम लिमिटेशंस आ जाती हैं। कुछ एक रोल्स ऐसे हैं जिनके लिए डिग्री आपको चाहिए होती है। ठीक है, या जिसके लिए आपको कोई डेजिग्नेशन चाहिए होती है, जैसे आपको सीएफओ के लिए है, आप सीएफओ की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो लेटर डाउन योर करियर। ठीक है, उसके लिए आपको ज़रूरत है, उसके लिए आपको डेजिग्नेशन चाहिए होगी, आप डिप्लोमा के साथ नहीं कर सकते उस चीज़ को। मगर इनिशियल स्टेजेस, क्योंकि हम इनिशियल स्टेजेस की बात कर रहे हैं अभी, आप 11th-12th के बाद आप कनाडा आने के सोच रहे हो उसके बारे में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बैचलर्स के लिए आओ या डिप्लोमा के लिए आओ, मगर प्रेफरेंस बैचलर्स वालों को ही दी जाती है अनलेस यू हैव अ रेफरल। चलो भाई, अब हम लोग पहुंच गए हैं आखिरी पॉइंट पे, और आखिरी पॉइंट है सैलरी का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी के रिलेटेड मैंने बोला था आपको मैं एक वेबसाइट बताऊंगा जिसके अंदर आप जाके कंपेयर कर सकते हैं। मगर सैलरी की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको जॉब्स के अंदर भी बताया था कि जो बैचलर्स जिन्होंने बैचलर्स की होती है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिलती हैं। ठीक है, और आप हायर लेवल जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अपने बैचलर्स के थ्रू। मगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप उसके कई बार आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मगर ये बात करते हैं कि आपकी सेम रैंक है। ठीक है, आप जैसे हो गए एक अकाउंटेंट हो गए। ठीक है, अकाउंटेंट खैर नहीं, क्योंकि अकाउंटेंट के लिए आपको डिग्री और अपना डेजिग्नेशन वगैरह भी चाहिए होती है। जैसे अकाउंट्स पेबल की बात कर ली। ठीक है, अब अकाउंट्स पेबल की जो जॉब है जिसके अंदर लगा लो आप कोई बंदा डिप्लोमा करने के बाद आया उस जॉब के अंदर, और कोई बंदा बैचलर्स करने के बाद आया उस जॉब के अंदर, ज़्यादातर आपके सैलरी डिफरेंसेस रहते हैं। जिन्होंने बैचलर्स की भी होती है उनकी सैलरी 4-5-7 इवन $10,000 हायर भी हो सकती है एज़ कम्पेयर टू जिस बंदे ने सिर्फ डिप्लोमा किया है। ठीक है, इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मगर कुछ एक केसेस में, मैं कुछ एक बोल रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में फ़र्क पड़ता है। कुछ एक केसेस में मैंने देखा है कि जैसे मैंने फिलहाल डिप्लोमा किया हुआ है। ठीक है, डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग मैंने वो किया हुआ है, और मैं अपनी जो कंपनी है उसमें कि कुछ एक लोगों से ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ जिन्होंने बैचलर्स भी कर रखी है। ठीक है, तो
काफ़ी ज़्यादा डिपेंड आपके ऊपर ये भी करता है कि आप काम कैसा कर रहे हो उस कंपनी के अंदर। ठीक है, आपकी रेपुटेशन कैसी है, आप कितने एफर्ट्स मार रहे हो, ठीक है, आप कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व हो, और ये सारा कुछ। मगर नॉर्मली बैचलर्स जिनके पास होते हैं उनका जो पे रेंज रहती है वो ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू द पीपल जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है। अब जैसे मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, ये कनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है। मैं अपने अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हाँ भाई बैचलर्स वाले ज़्यादा कमाते हैं। मैंने अपना प्रॉपर रिसर्च करी थी और मुझे ये वेबसाइट मिली जो मुझे लगा कि अगर मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो आपको भी हेल्पफुल रहेगी। तो चलो इस वेबसाइट के अंदर देख लेते हैं। तो भाई ये रही आपकी वेबसाइट, इस पर आप जाके अपनी सैलरी चेक कर सकते हो। ये वेबसाइट नहीं है, ये मैं अपने डिनर की प्लानिंग कर रहा था। मगर जो वेबसाइट है उसका नाम है जॉब बैंक कनाडा। इसके अंदर आप करियर प्लानिंग के टैब के अंदर जाके स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन टूल का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको डिफरेंट सैलरीज के बारे में जहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी। इंटरनेट बहुत ही बुरा चल रहा है। चलो मैंने ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस यहाँ पर डाल रखा था। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर आप चेक कर सकते हो डिप्लोमा, बैचलर्स और मास्टर्स के अंदर आपकी कैसी कैसी सैलरी दिख सकती है। तो अगर हम डिप्लोमा के अंदर सर्च करते हैं, आखिर में भी आप टॉगल कर सकते हो, मैं दिखाऊंगा आपको अंदर कैसे, आपको बार बार बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी वेबसाइट पे। तो यहाँ पर सारे स्टैटिस्टिक्स दिखा रखे हैं। ठीक है, आप कंप्यूटर साइंस का अगर आपने डिप्लोमा किया उसके बाद क्या क्या जॉब कर रहे हैं ग्रेजुएट्स जो हैं, वो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं या फिर इंटरेक्टिव मीडिया डेवलपर्स, कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियंस। तो ये सारा का सारा आप अपने टाइम पे प्रॉपरली चेक कर सकते हो। हाउ मच डू द रिसेंट ग्रेजुएट्स अर्न। ठीक है, मीडियन अर्निंग आपकी $54,000 है और रेंज आपकी 43 से $70,000 की। ठीक है, अगर इसकी जगह बात करें आपने बैचलर्स करी है कंप्यूटर साइंस में, 2,000 years later. कमाल हो गया। चलो तो परसेंटेज तो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स और इंटरेक्टिव मीडिया डेवलपर्स की है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और ये सारा कुछ है। और आप यहाँ पर जो दिखा रखा है मोस्ट रिसेंट ग्रेजुएट्स वो कितना अर्न कर रहे हैं, वो है $69,000। ठीक है, तो आप मीडियम अर्निंग में आप डिफरेंस चेक कर सकते हो। मीडियम अर्निंग में एटलीस्ट अराउंड $15,000 का डिफरेंस है। तो इस वेबसाइट के ऊपर जो अपना कोर्स वगैरह सर्च कर रहे हो या फिर आप डिसाइड करो कि मुझे बैचलर्स करना चाहिए, डिप्लोमा करना चाहिए, तो इसके अंदर जाके आप अपनी सैलरी चेक कर सकते हो कि क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो आप इस सैलरी के ऊपर। ठीक है, तो इस वेबसाइट के लिए इतना ही है। उसके इस वेबसाइट के काफ़ी सारे और टैब्स में जो आप जाके आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो, मगर मुझे सबसे इम्पोर्टेंट पेज यही लगा। तो इसके अंदर आप जाके चेक करो और अपने हिसाब से अपना डिसीजन लो। तो भाई लास्ट में बात करते हैं कि मेरा क्या ओपिनियन है। ठीक है, आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी कि मैंने अपना डिप्लोमा रूट चूज़ किया था। ठीक है, कॉस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, अपना बैंड्स आयल बैंड की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे 8 बैंड्स आए थे। 12th में जो मेरे परसेंटेज थे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बैचलर्स के लिए भी जा सकता था। मगर मैंने चूज़ किया डिप्लोमा करना। उसके 2-3 रीजंस हैं। ठीक है, सबसे पहले तो डिप्लोमा सस्ता है। ठीक है, पीआर जल्दी में जाती है और पीआर के बाद मैं वापस पढ़ाई करने के लिए जा सकता हूँ। अब मैंने ये रूट किस लिए किया कि मैंने चलो 2 साल का डिप्लोमा कर लिया। ठीक है, 2 साल मेरे अपना जॉब में लग गए, अपना 2 साल के बाद मैंने पीआर के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, इस टाइम पे मैं पीआर हूँ ऑलरेडी। ठीक है, अब मैं वापस बैचलर्स के लिए जा सकता हूँ। मैं अपने 2 साल के क्रेडिट्स ट्रांसफर कर सकता हूँ अपने बैचलर्स की तरफ और उसके बाद सिर्फ 2 साल और पढ़ाई कर सकता हूँ, जिसकी फी मुझे काफ़ी कम पड़ेगी, ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ व्हाट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे। ठीक है, पहला रीज़न तो ये था। ठीक है, दूसरा रीज़न था, मुझे पता है कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बैचलर्स के लिए आते हैं, उसके बाद 2 साल बाद अपना डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेके और अपना छुट्टी करते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अगर सेट की जगह मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में गया होता और 2 साल के बैचलर्स के बाद मैंने डिप्लोमा किया होता, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटीज़ में जो बैचलर्स की कॉस्ट है वो महंगी रहती है। यूनिवर्सिटीज़ में छोड़ो, कॉलेज में भी जो अपना बैचलर्स की कॉस्ट होती है वो महंगी होती है एज कम्पेयर टू आपका डिप्लोमा। ठीक है, तो मुझे लगा क्या फ़ायदा है फिर अपना बैचलर्स के लिए अप्लाई करूंगा, 2 साल बाद डिप्लोमा लूंगा, पैसे तो मैं ज़्यादा खर्च करूंगा ना उसके अंदर। तो इसलिए मैंने डिप्लोमा लिया। फिर मैंने डिप्लोमा 2 साल करने के बाद अपना बैचलर्स के लिए कभी भी जा सकता हूँ। ठीक है, क्रेडिट ट्रांसफर कराए और होगी छुट्टी। ये तो रही पहली बात। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि कुछ एक लोगों को कनाडा आने का मन सिर्फ इसलिए होता है भाई कनाडा आ गए, अपना पक्के हो गए, पीआर मिल गई और बाकी कुछ करना है। जैसे कुछ एक लोग अपना ट्रकिंग की तरफ चले जाते हैं कि भाई हाँ उन्हें अपने ट्रक वगैरह चलाने हैं, बढ़िया पैसे कमाने हैं,
बहुत तगड़ा पैसा है इसके अंदर, ठीक है। अगर कोई छोटी बात नहीं है आपको ट्रक चलाने के लिए भी, यहाँ जाके ट्रक चलाऊंगा कोई बढ़िया जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ज़्यादातर लोग जो ट्रक चलाते हैं वो नॉर्मल जो लोग जॉब कर रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं कनाडा में, ठीक है। या फिर दूसरा हो कि आपको कनाडा आने सिर्फ पीआर करके अपना थोड़ा लिबर्टी चाहिए और उसके बाद आपको अपना कोई बिजनेस करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए फिर आपको बैचलर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है आपको, क्योंकि बैचलर्स का फ़ायदा उन लोगों को होता है जिनको आगे जाके अपना करियर में प्रोग्रेस करना है या इस तरह का कुछ है। अगर आपके प्लान्स बिजनेस ओपन करने के, आप ये नहीं है कि बिजनेस में आपको नॉलेज नहीं चाहिए होगी या फिर आपके क्रेडेंशियल्स नहीं देखते हैं, मगर एटलीस्ट आपका इमीडिएट जो अटेंशन है वो ज़रूरी नहीं है बैचलर्स की तरफ, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये होगी, आखिर में मुझे सिर्फ यही लगता है कि भाई डिप्लोमा के लिए आना ज़्यादा फायदेमंद है, रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं, पैसे कम लगते हैं। आप ऑलवेज बैचलर्स के लिए फिर से आगे जा सकते हो, ठीक है। पीआर का जल्दी हो जाता है। तो मेरी ओपिनियन ये है कि अपना डिप्लोमा के लिए आना चाहिए, मगर हर बंदे की जो सिचुएशन होती है वो अलग होती है, तो आपने अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लो। और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको ये 8 पॉइंट बताया तो उसके बेसिस पे आपका डिसीजन लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है जो मैंने कवर ना किए हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दो, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आप तक पहुँचाऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। लास्ट में सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और मैं वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा।